विपक्ष के विरोधियों के पास देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर होने के लिए सिवाय उनके पत्नी के कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में वो मौका आ गया है जब देवेंद्र फडणवीस खुद सीएम हैं और मुंबई में बीजेपी का मेयर पहली बार है। मेयर का पद एक तरह से शिवसेना गुट जो है, पुराना वाला कह ले, जो उद्धव ठाकरे गुट है, उनके पास नहीं रहा। जिस आदमी का पिता ये बोल करके चला गया कि भाई अगर ये नौबत आएगी किसी दिन हमको जो है कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा तो हम हमारी दुकान बंद कर देंगे। आपने अपनी विचारधारा को बेच दिया। बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा थी, उनकी पार्टी थी, वो तो शिंदे साहब के पास में। बात करेंगे बीएमसी चुनाव नतीजों की और बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि वो जब जब हारते हैं या गिरते हैं उनकी वापसी उससे ज्यादा मजबूत होती है। देवेंद्र फडणवीस उस समय महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष थे जब दिल्ली नरेंद्र मोदी आए थे, और वहीं से जब उनकी यात्रा का शुरुआत, यूं कह लें, शुरुआत तो बहुत पहले भी हो गया था, लेकिन मौजूदा राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर समझें तो वो शुरुआत वैसी थी। देवेंद्र फडणवीस को धोखा भी 2019-20 में मिला जब पीछे से उनके शरद पवार और कांग्रेस ने मिलकर उद्धव ठाकरे को समर्थन दे दिया और उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। एक बार देवेंद्र फडणवीस ने अपनी एक रैली में कहा था कि मुझे जाता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर की लहर हूं, वापस जरूर आऊंगा। और अब वो देवेंद्र फडणवीस हैं जिन्होंने पहले तो महाराष्ट्र में बीजेपी को विधानसभा का चुनाव जितवाया। तब जब 2024 चुनाव नतीजों के बाद तमाम तरह के सवाल देवेंद्र फडणवीस और उनके नेतृत्व पर उठ रहे थे, बिल्कुल शांत रहकर देवेंद्र फडणवीस ने केवल और केवल अपना काम किया। बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे नेता जो केवल अपना काम करते हैं और बिल्कुल साफ गोई और शांत चित्त रहकर केवल और केवल संगठन और संस्था का काम देखते हैं, उनमें से एक नेता है देवेंद्र फडणवीस। विपक्ष के विरोधियों के पास देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर होने के लिए सिवाय उनके पत्नी के कुछ भी नहीं है कि उनकी पत्नी कैसे वीडियोस बनाती है, उनकी पत्नी कैसे कपड़े पहनती है, उनकी पत्नी रील बनाती है। इसको छोड़कर देवा भाव पर हमले करने के लिए उनके विरोधियों के पास कुछ नहीं है। और इन तमाम चीजों के होते हुए भी देवा भाव यानी देवेंद्र फडणवीस केवल काम 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 करते हैं। और अब महाराष्ट्र की राजनीति में वो मौका आ गया है जब देवेंद्र फडणवीस खुद सीएम हैं और मुंबई में बीजेपी का मेयर पहली बार है। और शिवसेना नहीं, उद्धव ठाकरे गुट पहली बार, कह लें कि शिवसेना तो अभी एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन उद्धव परिवार से पहली बार ऐसा हुआ है कि मेयर का पद एक तरह से शिवसेना गुट जो है, पुराना वाला कह लें, जो उद्धव ठाकरे गुट है, उनके पास नहीं रहा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ललित, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, जो कुछ देवेंद्र फडणवीस के बारे में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कहा गया, आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने कुछ नहीं कहा, शांत रहकर केवल और केवल काम किया। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जब आए तो लोगों ने देखा कि साइलेंट किलर देवेंद्र फडणवीस ने क्या तूफान उठा दिया था और महाराष्ट्र में भगवा लहर देखने को मिली। बीजेपी और गठबंधन को वहां ऐतिहासिक जीत मिलती है। और उसके बाद अब बीएमसी के चुनाव, एशिया का सबसे बड़ा नगर निगम जिसका बजट 70,000 करोड़ के आसपास है, वहां बीजेपी का मेयर होगा। देवेंद्र फडणवीस हमेशा अपने राजनीतिक हमलावरों के एकदम निशाने पर रहते हैं, लेकिन उनको लेकर एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा था तुरंत 2024 चुनाव के बाद, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, कि आपने दिल्ली में नरेंद्र को बैठा दिया और महाराष्ट्र में देवेंद्र को बैठाइए। राहुल जी हैं। राहुल जी, मुझे जहां तक याद है जब अजीत पवार के साथ चले गए, अर्ली मॉर्निंग एकदम 5-6 बजे का सुबह था और अर्ली मॉर्निंग चले गए शपथ लेने के लिए, शपथ ग्रहण भी हो गया, शाम को अजीत पवार वापस चले गए। राजनीति में ऐसी तस्वीर बहुत कम मिलती है और इससे बड़ा धोखा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए राजनीति में, लेकिन जो आप सुबह शपथ ले रहे हैं और शाम को आपका सहयोगी भाग जा रहा है, ये बेहद अपमानजनक था देवेंद्र फडणवीस के लिए। बहुत सारे लोग उनके कार्य क्षमता पर, उनके तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगे। आज वही देवेंद्र फडणवीस हैं जिन्होंने शिवसेना को कहीं का नहीं छोड़ा है, और शिवसेना जो पार्टी जिसको लेकर उद्धव ठाकरे उड़ रहे थे, न सिंबल है न पार्टी है, केवल और केवल अब उद्धव बचे हैं और परिवार बचा है।
अभी तक प्रकाश जी बीएमसी थी उनके पास में, ये आखिरी सहारा था, अब ये भी नहीं बचा है। हाँ। अब संकट इस बात के लिए पैदा होगा कि घर परिवार कैसे चलेगा। पार्टी जो कुछ बची कुची पार्टी है, हालांकि वो ठाकरे साहब वाली अब ना तो सिंबल बचा है ना पार्टी बची है, चल रहे हैं अपनी ही धुन में। इनके पास और- विचार भी नहीं बचे, और इन्होंने विचार भी विचार नहीं तो छोड़ ही बचे। दिया। सबसे देखिए, आदमी का पतन कहां से शुरू होता है? जो विचारधारा आपकी है और वो चली आ रही है, ये तो उसके जनक थे नहीं, इनको विरासत में मिली थी। देखिए, गांव देहात में एक चीज कही जाती है, क्या होता है कि जो पूर्वजों की जो जमीन होती है, वो पूर्वजों की जमीन को अगर आपने संरक्षित, आपने कुछ भी किया जिंदगी में, वो आपकी अचीवमेंट है। आप गांव में रहते थे, आप शहर में आ गए, आपने शहर में मकान बना लिया, आपने नई गाड़ी ले ली, वो आपकी अचीवमेंट है। लेकिन वो जो गांव की आपकी विरासत थी, जो जमीन गांव में आपकी थी, जो पुश्तैनी घर गांव में आपका था, अगर वो आज भी सुरक्षित है तो लोग आपको ये कहते हैं कि भाई हाँ, लड़का ईमानदार है, इससे बड़ी इसने चीज नहीं। इससे बड़ी उपलब्धि कोई जिंदगी में नहीं हो सकती। ठीक है, एक बात आप ठीक कह रहे हो कि आप जीवन में कुछ करो ना करो, हाँ। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में पिता का, दादा का वो जो पुश्तैनी है सामान या चीज या जमीन जो भी, अगर वही उतना ही बचा कर लेकर के चले गए, वो भी बहुत लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी आप उपलब्धि होती उद्धव है। ठाकरे को अगर देखेंगे और उनकी विरासत को देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे, अरे उद्धव ठाकरे क्या हासिल करते, छोड़िए, जो था वही बचा लेते ना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आंखों देखा पिछले 10-15 साल में इस देश के आम नागरिक ने, जो राजनीति समझता, उसने देखा कि उद्धव ठाकरे कैसे अपने पिता का बनाया हुआ साम्राज्य और विरासत एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं, और इसके केवल और केवल कसूरवार उद्धव ठाकरे हैं आज जिस भी हालत में हैं। कर नहीं रहे हैं, अब तो हो चुका। हाँ, अब कुछ नहीं बचा है दर्शकों। ये जैसा कि मैंने कहा, ये बचा कुचा जो कुछ था ये भी हाथ से चला गया, अब कुछ होने वाला भी नहीं है। अपने यहाँ कहते हैं ना कि पूत कपूत को तो क्या धन संचय, हाँ। अब पूत सपूत तो क्या धन संचय, हाँ, दोनों ही। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से ये नतीजे आए हैं। और ये देखिए, इसके मायने बहुत बड़े हैं। एक वो इंसान जो सब कुछ मान रहा था, वो अपने से ऊपर किसी को मान नहीं रहा था, वो भले ही वो टीवी के कलाकार हों, अरे चाहे वो क्या क्या किया न्यूज राहुल जी, अगर रिपोर्टर आप हों, सोचो, बड़े बड़े पत्रकार, उनको मतलब उद्धव जेल ठाकरे तक भेज दिया। और वही सारे लोग देखिए जो प्रताड़ित उस समय हुए थे, क्योंकि सच के साथ वो थे, और आज वो मुखर होकर के ये कह रहे हैं, तब भी कहा था ये जो अहंकार है ये टूटेगा। वक्त का पहिया बदलता है, हाँ। हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आप सत्ता में हैं, अहंकार में हैं, आज आप पावर में हैं, आप कुछ भी करने को तैयार राहुल हैं, जी, लेकिन एक आपको समय ऐसा आएगा कि आपको पछताना पड़ेगा। कंगना रनौत वाला केस याद होगा। हाँ। कंगना रनौत क्या है, एक सरकार के सामने साधारण अभिनेत्री थी उस समय, उसमें ईगो क्लैश इस हद तक चला गया कि उसके घर बुलडोजर भेज दिया भाई, और तोड़ दा और अपमानित किया। और वहां पर लोग क्या क्या बोल रहे थे, उल्टा सीधा संजय रावत 24/7 कुछ भी बोल रहे थे, मुंबई आने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, ये सब तरह की बकवास कर रहे थे। कंगना रनौत में तब एक वीडियो वायरल हो रहा है, तब कहा था कि मेरा तो घर टूटा हो, और ऐसे ही हाँ, मेरा घर टूटा उद्धव ठाकरे, तेरा घमंड टूटेगा। हाँ। कहते हैं लोगों की कई बार हाय लग जाती है। हाँ, लग जाती है। वो कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती वो हाँ। अपनी जीप पर बैठती है, कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है मुंह से जो सच हो जाता है, और ये उन्हीं में से एक था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। देखिए, जो आदमी मेहनत से घर बनाता है, घर देखिए आशियाना होता है, वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, वो देखिए कलाकार होगा तो और भैया उसके पास में पैसा है और अगर आप बेहतर तरीके कंगना से की बनाया बात होगा। करेंगे, कंगना सेल्फ मेड अभिनेत्री है। हाँ, वो किसी के पैरों में गिरकर और कोई प्रोडक्शन हाउस पकड़ के आगे किसी नहीं की बढ़ी है। कृपा से वहां तक नहीं पहुंची है। राजनीति में भी आई है तो अपनी मतलब किसी की कृपा से नहीं आई आज भी उसके लेवल का एक्ट्रेस इंडस्ट्री में नहीं है, और अकेले दम पर फिल्मों को चलाने का हुनर उसके पास है, ताकत रखती है वो। और चुनाव भी जीत करके आई हाँ। है। तो ऐसा नहीं है, जब विपरीत परिस्थितियां थी उस समय। हाँ। देखिए, होता क्या है दर्शकों, जब आप अपने आप को खुदा मान लेते हैं कि भाई साहब हमसे ऊपर तो कोई है नहीं। उस समय तो उद्धव ठाकरे को लग रहा था। और कोई भी इंसान हो, उद्धव ठाकरे हो, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, राजनेता जो हैं भारत में, जिसको ये लगने लगता है कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, वो ही सब कुछ ठीक है और किसी की बात सत्य हो नहीं सकती। और देखिए, सबसे पहला जो गलत काम हुआ वो तो ये हुआ प्रकाश जी कि आपने अपनी विचारधारा को बेच दिया। बेच ही दिया। आपके पिताजी घुटनों पे बैठ गए। हाँ।
सौदा कर अब लिया एक जाइए तरह ना, का। आप सोनिया गांधी जी के पास में जाइए, राहुल गांधी जी के पास में जाइए, वह बन जाइए मुख्यमंत्री। अब तो मेयर भी नहीं बचा तो क्या बनिए, बचा, बनिए। जाइए महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, अब कहीं और चले जाइए, जाइए ना। वो जो आप ये तुष्टीकरण वाली राजनीति के पीछे चल पड़े थे, जाइए वहां जाकर के जहां और कोई उनकी सरकार है वहां चुनाव लड़िए, देखते हैं बताइए, कांग्रेस आपको कितना सपोर्ट करती है। जिस आदमी का पिता ये बोल करके चला गया कि भाई अगर ये नौबत आएगी किसी दिन हमको जो है कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा तो हम हमारी दुकान बंद कर देंगे, हाँ। उसका बेटा कांग्रेस के साथ जा ही नहीं रहा है, बल्कि ऐसी हर वो बात कर रहा है जिसके खिलाफ शिवसेना बाला साहब ठाकरे थे। और उससे भी बड़ी बात, अब जो ये मराठी बनाम हिंदी, हाँ, उत्तर भारत दक्षिण भारत, ये ये करना वाली जो शुरू। राजनीति वहां पर हुई, देखिए मुंबई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसके पीछे कारण ये है कि वहां बड़े बड़े बुद्धिजीवी रहते हैं, वो चाहे बॉलीवुड की इंडस्ट्री हो, वो चाहे छोटे पर्दे की इंडस्ट्री हो, वहां पर देखिए शेयर मार्केट वहां पर है। हाँ, जो और भी देश का हर तबका हाँ, है वहां पर। जिसमें टैलेंट होगा वो जाकर के वहां नौकरी करेगा। भाई साहब आप कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? आप मुझे एक बात बताइए। ये सब मराठी और ये करते रह गए, इनका हो गया। कोई मतलब एक तरफ देखे केवल विकास की बात हो रही थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम मुख्यमंत्री हैं या फिर हम उप मुख्यमंत्री हैं, हमने जब हम सत्ता में रहे हमने ये करके दिखाया। एक तरफ वो विकास की बात हो रही थी, और आपने देखा होगा कल से जब से ये नतीजे आए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, वो चाहे फडणवीस साहब हो, वो चाहे एकनाथ शिंदे हो, वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि देखिए विकास की बात हमने की थी, लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया है। हिंदुत्व और ये- हिंदुत्व के साथ विकास। हाँ, अरे भैया मराठी की आप बात करते हैं, लेकिन क्या मराठी हिंदुत्व से अलग हो सकती है क्या? नहीं। कैसे हो सकती है? आप उसे कैसे और जस्टिफाई आपने करेंगे? भाषा के नाम पर लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो- आप मतलब वो होटलों में जा गुंडागर्दी रहे है। हैं, आप कह रहे हैं कि मराठी बोलो, नहीं बोलोगे तो मारेंगे। हाँ। अरे तुम्हारे बाप की मुंबई है, तो मुंबई ने बता दिया किसके बाप की मुंबई है। कोई शहर किसी के बाप का नहीं होता है। जनता ही लोकतंत्र में असल मालिक होती है, और जनता समय समय पर जिनको ये गुमान हो जाता है कि हम ही खुदा हैं, हम ही भगवान हैं, उनको जनता बराबर जमीन पे पटकती है। अरे लोग भी तो देखते हैं ना। आप मुझे बताइए, क्या वहां पर जो पूरी दूसरे जो राज्य हैं या फिर पूरे देश भर से जो लोग जाकर के वहां पर रह रहे हैं, क्या उनके वोट नहीं होंगे क्या? अरे और यही वोट सबसे बड़ी चोट होती है। इनको नॉर्थ इंडियंस ने हरा दिया। हाँ, इनको इनकी औकात वहां के नॉर्थ इंडियंस ने हरा दिया। इनको बता दिया कि भाई साहब यहाँ ये बवाल चलेगा नहीं। और कोई भी देखिए, सभ्य समाज में कोई भी ये सब नहीं झेलेगा कि आप भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, अफवाह के नाम पर आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। देश एक है, आपको लगता है कि नहीं मुंबई कोई अलग देश है, हम मुंबई के राजा हैं, तो लोगों ने बता दिया कि तुम फकीर हो गया, तुम तुम्हारे पिता का नहीं संभाल सके। आपके पिता देखिए, जो रख के गए थे, बाला साहब ठाकरे का सम्मान मुंबई आज भी करता है। कल भी देवेंद्र फडणवीस ने अपने वार्तालाप की शुरुआत एकनाथ शिंदे ने भी यही कहा कि बाला और साहब देखिए ठाकरे- उनकी विचारधारा को एकनाथ शिंदे, अब जो बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा थी, उनकी पार्टी थी, वो तो शिंदे साहब के पास में और ये भी समझो ना राहुल जी, ये कितना अजीब है कि जिसका पुत्र और जिसके पिता बाला साहब है, उसकी बात पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं जब वो कुछ बोल रहा है तो, लेकिन दूसरे लोग जो बाला साहब का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं, उनके साथ बाला साहब के को मानने चाहने वाले लोग जुड़ भी रहे। ये ठीक वैसा है कि सरदार पटेल थे कांग्रेस के नेता, लेकिन सरदार पटेल का बखान, सरदार पटेल की व्याख्या, सरदार पटेल का जो इस देश में देन है, उसको लेकर कांग्रेस कभी आगे ही नहीं आई। तो ऐसा लगा जब बीजेपी बात करने लगी, जब नरेंद्र मोदी बात करने लगे, तो अब बीजेपी ने जैसे सरदार पटेल को ओन कर लिया है। बीजेपी के लिए सरदार पटेल कांग्रेस से ज्यादा ऐसा लगता है कि सरदार पटेल तो कभी बीजेपी में ऐसा ही नहीं लगता है कि जैसे वो बीजेपी के नेता हुआ करते थे। लेकिन ऐसा प्रणव दा के लिए कभी कांग्रेस ने कुछ कहा किया ही नहीं। तो क्या है कि आप जब अपने घर को ऐसे छोड़ देंगे। अरे और तो छोड़िए, आप एक बात बताइए, जो अंबेडकर साहब हैं, जो संविधान के रचयिता हैं, उनको लेकर के कितनी राजनीति करते हैं ये लोग। हाँ। लेकिन जब उनको सम्मान देने की बात आती है, कुछ नहीं। तो ये क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। आज उनको भारत रत्न जो दिया गया, वो गैर कांग्रेस सरकार ने, जिसका समर्थन कर रही थी बीजेपी, उस सरकार ने किया। तो ये तो विचारधारा है इन लोगों की। ये केवल मतलब ये अपने परिवार से ऊपर किसी को नहीं समझते हैं। और समस्या देखिए, जब तक बाला साहेब ठाकरे थे तो उनके साथ में जो लोग थे वो विचारधारा के कारण थे। केवल विचारधारा, वो विचारधारा जो लोगों की जुड़ी हुई थी उनके साथ में, क्योंकि वो उनकी बात करते थे, इसलिए वो उनके साथ और में थे। आज भी जो 50-60 सीट मिल गई है, वो केवल आपके पिता बाला साहब ठाकरे हैं, इसीलिए मिल गई है।
दूसरा कोई कारण नहीं है। नहीं तो हाल ये है कि आप विचारधारा को जैसे आपने लात मारा है मुंबई, अब सत्ता तो भूल ही जाइए, सत्ता कुर्सी तो भूल जाइए, मुख्यमंत्री पद का कोई कहानी आपका है नहीं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के भी जमाने में पैन महाराष्ट्र पार्टी नहीं थी, एक इलाके की पार्टी थी, लेकिन अब आपने उसको सीमित कर दिया। हो गया ना, 25 साल बाद पहली बार ऐसा होगा जहां बीजेपी का मेयर होगा। आपको लगता था कि आपको कांग्रेस ने चढ़ाया, आपको शरद पवार ने चढ़ाया, तो आपको लगा कि हम ही भगवान हो और गए। ये उस समय जब अजित पवार गए थे, वो सब कुछ जो करा धरा था वो शरद पवार का ही था। शरद पवार ये सोच रहे थे, चार भाई मैं चाणक्य हूं, जैसा मैं चाहता हूं ऐसा हो सकता है। वो देखिए, वो चाहते तो वो अजित पवार को भेजते ही ना वहां पर शपथ लेने के लिए, समर्थन देने के लिए, लेकिन समझिए वो जो मानसिकता है अपमानित करने के लिए पहले भेजा कि अच्छा चाणक्य हो आप लोग, हाँ, बताते हैं, बहुत अपमानित। पहले भेजा और शाम को समर्थन वापस ले इवन उस लिया। केस को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, बोली गई कि अरे बड़े चाणक्य बने फिरते हैं। फिर चाणक्य ने क्या किया? जो चाणक्य नेता थे उनकी तो पार्टी ही खत्म हो ना गई। घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, ये वाली कहानी हो गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि देखिए, एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा देवेंद्र फडणवीस जी ने कि उस समय हमने ही कहा, जब अजित पवार को ये लगने लगा कि भाई साहब देखिए वो तो, कि भाई ठीक है आपको अगर जाना है तो चले जाइए, क्योंकि सरकार ऐसे नहीं चलेगी। भाई एक सरकार में एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री है वो किसी और पार्टी का है, वो किसी और विचारधारा का है। और वही जो भतीजा चला गया शाम में, वही भतीजा पूरी पार्टी बाद में तोड़ के ले आया। उसी भतीजे से पूरी की पूरी पार्टी तोड़वा दी। तो ये कौन चाणक्य है अब आप बताइए? और चाहे दोनों हैं, ये दोनों कलाकार हैं, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, दोनों के साथ में ऐसा ही हुआ। आप लोगों को लगा था कि भाई कर लेंगे, हम कर लेते हैं, हम तो बड़े चाणक्य हैं। पता लग गया, न पार्टी बची, न सिंबल बचा, नाम खराब हुआ सो अलग। न जनाधार बचा, न लोगों का समर्थन बचा, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। अब खबरें ये हैं कि शरद पवार ये चाहते हैं कि वो अपने भतीजे के साथ में आ जाएं, और क्योंकि देखिए ये सत्ता का लालच ऐसा ही होता है, और शरद पवार तो हमेशा सत्ता के लालच में रहे हैं। तो रह जाएगा कौन? कांग्रेस पार्टी से अलग हुए इस बात को लेकर के कि सोनिया गांधी को बनाना है प्रधानमंत्री, क्योंकि वो भारतीय मूल की नहीं है, भारत की रहने वाली नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी से अलग हो जाता हूं, अपनी अलग पार्टी बनाई। और जब सत्ता में आना था तो उसी कांग्रेस पार्टी के साथ में सबसे पहले जाकर के खड़े हो गए। आज बीजेपी वालों को कहा जाता है कि यहाँ वॉशिंग मशीन चलती है, सबके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, लेकिन ये परंपरा कोई पहले थोड़ी है, सबने आपसे ही सीखा है। आप जो कुछ करते आए हैं, पहले जो कुछ चल रहा था सब कुछ वहीं से सीखा है। और ये तो नरेंद्र मोदी कहते हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, बहुत तजर्बा है। आपको राजनीति करनी नहीं आ रही है तो आ जाइए, पाठ पढ़ा देंगे, थोड़ी पाठशाला आपकी भी चला देंगे, ये पता चल जाएगा कि कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का वो जो अपमान हुआ था, वो महाराष्ट्र की राजनीति में आखिरी कील कह लीजिए, शिवसेना के लिहाज से और एनसीपी के लिहाज से। बताया ये जाता है कि फडणवीस ने तय कर लिया था कि भाई औकात तो दिखानी है, बतानी है कि कौन असल चाणक्य है और इस धोखे का जवाब देना है। बाद में क्या हुआ? बाद में वही उद्धव ठाकरे अपने घर से निकाले गए, सीएम हाउस खाली करना पड़ा, जाना पड़ा वापस। और जब बाद में चुनाव हुआ, एकनाथ शिंदे सीएम बन गए, बाद में चुनाव हुआ, देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए, अभी महाराष्ट्र के सीएम है। महाराष्ट्र चुनावों के बाद, विधानसभा चुनावों के बाद बीएमसी चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, ये बताइए 29 नगर निगमों में चुनाव था, 25 में बीजेपी जीत गई। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जनता किसके साथ है, जनता किसके सपोर्ट में है। और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं का हाल हर बार यही होगा दर्शकों, गलतफहमी का शिकार करके, लोगों से झूठ बोल के आप थोड़े समय के लिए फायदे में आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने वैचारिक उससे विमुख होंगे तो जनता आपको पटखनी दे देगी, जनता आपके झूठ को नहीं मानेगी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे नेता और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी हाल है, उसके दोषी केवल और केवल वो है, क्योंकि उन्होंने कभी भविष्य का नहीं सोचा, वो केवल वर्तमान में फायदे का सोचते रहे। और ये सब जनता देखती रही। भाई के साथ आ गए 20 साल बाद, जनता नहीं देख रही है कि दोनों भाइयों ने इन 20 सालों में एक दूसरे को क्या क्या कहा है, और आप कह रहे हो कि नहीं हम साथ हैं। तो यही हाल है बीएमसी में। और अकेले एक सबसे बड़ा धुरंधर कह लीजिए देवेंद्र फडणवीस बनकर उभरे, क्योंकि उन्होंने अकेले यूं कह लें वो किला फतेह कर लिया जहां 25 साल से उद्धव गुट का कब्जा था। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।